This is multiple choice question 9 of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And its statement is two similar wooden objects are tied one behind the other and pulled across a level surface. Friction is not negligible. The force required to pull them at constant speed is F. If one of the blocks is stacked upon the other, then the new force required to pull them at a constant speed will be approximately. तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास इनिशियली दो ब्लॉक्स हैं। लेट मी एक्चुअली ड्रा द डायग्राम। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायग्राम्स ड्रा करने से हमारा आधा प्रॉब्लम जो है वो उस हल हो जाता है, क्योंकि हमें आसानी होती है उसको विजुअलाइज करने में। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इसके साथ एक रस्सी से दूसरा ब्लॉक बांधा गया है कुछ फासले पे, और ये दोनों ब्लॉक्स एक जैसे हैं। तो आल्दो मेरी डायग्राम्स बेशक आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ लगें, बट वी विल अज्यूम कि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो एक जैसे हैं और इनको एक फोर्स F जो है वो टुवर्ड्स राइट खींच रही है और ये दरमियान में रस्सी से बंधे हुए हैं। तो लेट दिस बी द रोप। तो अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग्स हैं, बल्कि इसी चैप्टर का जो पहला चैप्टर टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिंपली एक मींस फ्राहम करती हैं दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने का, या फिर एक ऑब्जेक्ट की फोर्स को दूसरे तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका मतलब है आप इसको यूँ भी अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जो स्ट्रिंग है वो मौजूद ही नहीं है। तो चलें अब हम देखते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो टोटल दोनों ब्लॉक्स की जनब से लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो और ये अप्लाइड फोर्स जो है ये बराबर होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो अब अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो चौके हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं एफ कह लेता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। और इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों फ्रिक्शन की फोर्सेस मिल के किसके बराबर हो रही हैं? इस फोर्स कैपिटल एफ़ के बराबर हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स एफ़ है इस केस में वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स एफ के बराबर है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इतनी फोर्स जो है वो इस पहले सिनेरियो में लग रही है इन दो ब्लॉक्स के ऊपर, तो वो दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब हम दूसरे सिनेरियो की डायग्राम ड्रा करते हैं। तो दूसरे सिनेरियो में उन्होंने ये कहा है कि दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। तो लेट मी ड्रॉ द ब्लॉक्स नाउ। तो ये हमारे पास एक पहला ब्लॉक था ग्रीन। तो अब मैं दूसरे ब्लॉक को ग्रीन नहीं बनाता, उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं ग्रीन बनाऊंगा तो शायद आप फ़र्क ना कर पाएँ कि ये दो ब्लॉक्स हैं। तो ये दूसरा ब्लॉक अब मैं ब्लू में बना लेता हूँ, लेकिन रेस्ट अश्योर के ये दोनों एक जैसे ब्लॉक हैं और इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अब भी एफ ही लग रही है। तो ये अप्लाइड फोर्स है हमारे पास। तो इसके ऊपर अब जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की वो एफ के होगी और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर हम ब्लॉक्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दें तो हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है वो चेंज हो गई है और वो चीज़ फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर मौजूद है। मतलब वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है, और वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं एफ़ के का फार्मूला लिखूँ तो एफ़ के जो है हमारे पास वो इक्वल होता है म्यू के टाइम्स एन, जो नॉर्मल फोर्स है। और चूँकि हमारे पास लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जो एन है वो हमेशा ही वेट के बराबर होता है ऐसे सिनेरियो में। तो ये बन जाएगा म्यू के टाइम्स एम जी। सही है। तो हर ऑब्जेक्ट की तरफ से एक एम जी वेट आ रहा था, तो हमारे पास जो फोर्स थी वो डबल हो गई थी। इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है, अब जो वेट है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का इकट्ठा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड लेट मी कॉल दिस वेट डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास इस केस में वेट है। और अब अगर हम वेट देखें तो उसको जो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रही है, लेट मी यूज़ अनदर कलर फॉर नॉर्मल फोर्स, लेट मी यूज़ दिस पिंक वन। तो नॉर्मल फोर्स जो बैलेंस उसको कर रही है वो ये वाली है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। और इस सिनेरियो में जो वेट है वो ऑब्जेक्ट्स का सम है, यानी हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और दोनों में से हर ब्लॉक का वेट जो है वो एम जी था।
तो जो टोटल वेट बनता है इस सिनेरियो में वो किसके इक्वल बनता है, 2 टाइम्स एम जी के। यानी अब हमारी जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई है, 2 टाइम्स एम जी के। और अब अगर हम इस फार्मूला में ये जो हमने लिखा है, जो बैलेंसिंग कंडीशन लिखी है, यानी ये अप्लाइड फोर्स इस एफ के बराबर है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस सिनेरियो में जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो एफ के बराबर है। और एफ के को अगर हम म्यू के टाइम्स एन की फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल आती है, म्यू के टाइम्स 2 टाइम्स एम जी, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो 2 टाइम्स वेट के बराबर है। और इस सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो फिर एफ़ के जो है, एफ़ जो है कैपिटल एफ़, वो क्या आती है, 2 टाइम्स स्मॉल एफ़ के। और ये रिज़ल्ट जो है, ये वाला रिज़ल्ट, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो यही वाला रिज़ल्ट नहीं है, यानी एफ़ जो है वो 2 एफ़ के बराबर है। तो पहले केस में हमें कितनी फोर्स रिक्वायर थी ब्लॉक को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए, एफ़ रिक्वायर्ड थी, ये वाली एफ़। तो दूसरे केस में भी हमने देखा है कि एफ़ ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि एफ़ जो है वो 2 टाइम्स एफ़ के बराबर है। और दूसरे केस में भी हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अब वो 2 टाइम्स है और वो एफ़ के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दें तो फिर भी हमारे पास नेट फोर्स एफ़ आएगी और हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये अगेन सोचने के लिए बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैं इसको प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट रिक्वायर्स थिंकिंग, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा देखता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ऐसे प्रॉब्लम्स को करके। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप किसी भी सवाल को देखेंगे और फ़ौरन से उसका जवाब आ जाएगा, नहीं। सवाल जो बनाए जाते हैं उनका मतलब ही यही होता है कि इट रिक्वायर्स सम थिंकिंग, इट रिक्वायर्स यू टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तो आप सारे जो उसके पहलू होते हैं उनके ऊपर सोचा करें और इवेंचुअली यू विल गेट टू द राइट आंसर।